नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम फ़िलहाल नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदी साहित्य को अगर कोई ढंग से पढ़ना चाहता है तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल करवा रखी है। अगर आप हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं तो साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़िए और उन सभी वीडियोस को देखिए जो कि एक इसकी पृष्ठभूमि को समझने में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। तो चलिए आइए, आज हम बात करेंगे नेट के सिलेबस में लगे कहानियों की और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिनसे प्रश्न जो हैं बनाए जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो सेशन है पीवाईक्यूज़ बेस्ड चल रहा है, तो मतलब हमने पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन को आधार बनाकर उन सभी तथ्यों का संग्रह किया है रिवीजन पर्पस से, जो कि आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा रहा हूँ और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उन पीडीएफ्स को रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को देखिए, 2 से 4 बार वीडियो को सुनिए, फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए, ताकि वो जो चीज़ें हैं याद हो सके और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी याद हो सके। क्योंकि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो ज़्यादा जल्दी हम उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनिए, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो चलिए आइए, आज हम देखेंगे कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को और कहानी के उन बिंदुओं की जिनसे प्रश्न जो है बनाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, काठ का सपना मुक्तिबोध की कहानी है। तो काठ का सपना जो है मुक्तिबोध की कहानी है। इसका रचना वर्ष 1967 ईस्वी है। मुक्तिबोध का अन्य काव्य संग्रह उठता आदमी है। वहीं रचना वर्ष अगर देखिए उठता आदमी की तो 1971 ईस्वी है। वहीं देखिए, ब्रह्म राक्षस का शिष्य कहानी काठ का सपना में एक कहानी है। तो ब्रह्म राक्षस का शिष्य कहानी काठ का सपना में एक कहानी है। वहीं देखिए, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध का प्रिय पात्र है। मतलब ब्रह्म राक्षस पात्र को लेकर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कविता की है, कहानी की है और ब्रह्म राक्षस का जिक्र भी कई बार इन्होंने किया है। चांद का मुंह टेढ़ा है में ब्रह्म राक्षस को संबोधित एक कविता भी इन्होंने लिखी है, जो कि हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में भी देखने को मिलती है। वहीं देखिए, भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों को अगर हम देखें तो मेरी प्रिय कहानी भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, वांगचू 1978 ईस्वी, निशाचर 1983 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरियाँ 1973 ईस्वी, ये सारी मुक्तिबोध की कहानियाँ हैं। और मुक्तिबोध ने भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, पाली 1989 ईस्वी, डायन 1998 ईस्वी, ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो आप इनको देख सकते हैं। चीज़ें जो हैं कम से कम हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे हम सही समय पे सही निर्णय लेके प्रश्नों को सही तरह से सॉल्व कर सके। देखिए, रविंद्र कालिया के कहानी संग्रह को अगर हम देखें तो 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी की रचना है रविंद्र कालिया की और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। काला रजिस्टर 1972 की रचना है रविंद्र कालिया की। बाकेलाल 1982 की रचना है। ये तीनों जो रचनाएं हैं रविंद्र कालिया की रचना है। और अगर देखें हम 3 साल का सफ़रनामा 1981 ईस्वी और प्रेत मुक्ति 1991 ईस्वी कहानी संग्रह जो है संजीव द्वारा रचित है। तो ये दोनों कहानी संग्रह है, इनमें कई कहानियों का संग्रह किया गया है और ये कहानी संग्रह जो है संजीव द्वारा रचित है। और देखिए, रविंद्र कालिया से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गरीबी हटाओ 1976 की कहानी है इनकी। गली कूचे 1976 की है। जरा सी रोशनी 2002 ईस्वी आदि की इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और देखिए, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जैसे कि आपको पता है, आंचलिक कहानी है और 1959 में इस कहानी का संग्रह ठुमरी में किया गया और 1956 में इस कहानी को लिखा गया था, प्रकाशन हुआ था इसका। वहीं देखिए, इसके मुख्य पात्र है हीरामन, हीराबाई। गौण पात्र अगर हम देखें तो लाल मोहन है, धुन्नी राम है, पलटदास है। ये तीनों के तीनों क्या है, गाड़ीवान है। लहसनवा नेपाली दरबान मुनीम दारोगा
काले कोट वाला। तो ये सारे के सारे मतलब इसके पात्र हैं इस रचना के, तो आप देख सकते हैं गौण पात्रों को भी पूछा जाता है। वहीं देखिए आंचलिक कहानी क्या होती है। आंचलिक कहानी ग्राम गीतों का प्रयोग, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू। देखिए आंचलिक कहानी में जिस भी परिवेश का वर्णन किया जाता है, वहाँ की बोली का, वहाँ की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है, तब जाके उसमें आंचलिकता का पुट समाता है। तो आंचलिक कहानी ये होती है। और देखिए मूल कथा में नायक हीरामल द्वारा खाई 3 कस्मों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी है। और देखिए 3 कस्में जो खाई थी हीरामन ने, कौन कौन सी कस्में थी और कब कब खाई थी। पहली कसम खाई थी उसने, पहली कसम चोरी का सामान गाड़ी में नहीं धोएगा, मतलब चोरी की लदनी नहीं उठाएगा। दूसरी कसम खाई थी कि बांस की लदनी जो है नहीं लेगा। वहीं तीसरी कसम नाटक वाली या कंपनी वाली औरत को अपने गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये 3 कस्में उसने खाई थी। वहीं देखिए हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है ये तीसरी कसम। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, और कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई है। वहीं देखिए फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में इनका जन्म है, 1977 में इनका देहांत हो गया। अगर हम इनकी कहानियों की बात करें तो ठुमरी का जो प्रकाशन है, कहानी संग्रह है, 1959 ईस्वी में हुआ। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी की है। अग्निखोर 1973 ईस्वी की है। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी की है। अच्छे आदमी 1986 ईस्वी की रचना है। वहीं अगर हम देखें तो देखेंगे दाज्यू कहानी। देखिए दाज्यू का मतलब होता है बड़ा भाई, ठीक है। तो दाज्यू कहानी क्या है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो ये जो कहानी है दाज्यू कहानी का तथ्य है। वहीं देखिए शेखर जोशी की कहानी। शेखर जोशी कथा लेखक को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित कथाकारों में से एक थे। शेखर जोशी की कई कहानियों का अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी और जापानी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी कहानी दाज्यू पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण भी किया गया। तो शेखर जोशी की कहानी है दाज्यू और इस पर एक फिल्म भी बन रखी है, तो आप देख सकते हैं। इन्हें 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, 1955 साहित्य भूषण मिला है। और देखिए चिल्ड्रंस फंड सोसाइटी बाल चित्र समिति भारत या CFSI भारत सरकार की एक नोडल संस्था है जो बच्चों के लिए उनके मनोरंजन के अधिकार को न्यायपूर्ण मानते हुए फिल्म और टेलीविज़न के माध्यम से संपूर्ण मनोरंजन प्रस्तुत करता है और साथ ही उनके मनोरंजन के अधिकार को न्याय देना तथा इसके उद्देश्य तथा क्षितिज का विस्तार करता है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं महत्वपूर्ण हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम देखें व्याख्या और विकल्प देखें तो देखिए कोसी का घटवार। कोसी के घटवार में किस चीज़ का वर्णन है। तो शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर प्रेम की व्यथा से लेकर समाज के परिदृश्य के साथ साथ जीवन की परिचायक को दिखाया गया है। शेखर जोशी की इस बेहद खूबसूरत कहानी में कहीं पर भी प्रेम शब्द नहीं आया है, कहीं पर भी दोनों पात्रों ने कभी आंखें नहीं दिखाई हैं, दोनों ने एक दूसरे को छुआ भी नहीं है। तो मतलब सच्चे प्रेम की यहाँ पे बात की गई है। वहीं देखिए गलता लोहा जो कहानी है, गलता लोहा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह पुरोहित ब्राह्मण समाज का एक युवक मोहन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका होता है कि एक समय में उसे जातीय अभिमान बेईमानी लगने लगती है और उसे जातीय आधार पर निर्मित भाईचारे की असली हकीकत मालूम होती है। तो ये जो कहानी है जातीय व्यवस्था को दर्शाती है कि मतलब जातीय व्यवस्था में क्या मतलब क्यों बनाई गई है। वहीं देखिए हलवाहा, ये कहानी जीवनंद गांव के
प्रधान और जीवनंद के खेत के इर्द गिर्द है, जिसने प्रधान जीवनंद का खेत हथियाना चाहता है और उसे गांव से दूर भेजने का प्रयास करता है। तो हलवाहा भी हमने देख लिया। और देखिए, अगर हम बात करें अज्ञेय की कहानी रोज की, तो रोज कहानी की शुरुआती पंक्तियों की बात करें तो इससे पहले एक बात बता दूं। देखिए, रोज कहानी जो है पहले गैगरिन नाम से प्रकाशित हुई, उसके बाद इसका अनुवाद हिंदी में जब किया गया तो हिंदी में इसका अनुवाद रोज के नाम से किया गया, और ये अज्ञेय की कहानी है। और देखिए, इसकी जो शुरुआती पंक्तियाँ हैं वो क्या है। दोपहरिया में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। तो ये जो कहानी की स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये रोज कहानी से लिया गया है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए, रोज कहानी अज्ञेय की है, 1934 में इसका प्रकाशन हुआ है। कहानी विधा है, मुख्य पात्र है मालती है, लेखक है महेश्वर है, और टीटी जो है मालती और महेश्वर का बच्चा है। वहीं देखिए, विषय क्या है, मैं शैली में लिखी गई मनोवैज्ञानिक कहानी है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अज्ञेय जो है बहुत ही ज़्यादा मनोविज्ञान, साइंस, विज्ञान, इन सभी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, इसलिए इनकी कहानियों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1987 ईस्वी। अन्य कहानी संग्रह अगर हम देखें तो विपथगा 1937 ईस्वी की कहानी है, परंपरा 1940 ईस्वी की कहानी है, कोठरी की बात 1945 ईस्वी की कहानी है, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी की कहानी है, शरणार्थी 1948 ईस्वी की कहानी है, जयदोल 1951 ईस्वी की कहानी है, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी की कहानी है। तो ये हमने देख लिया। अगर हम देखें कहानी की शुरुआती पंक्तियों में कि जो ये जिक्र किया गया है, तो देखिए, हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी ईदगाह, जो कि प्रेमचंद की कहानी है, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ है। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। जैसा कि आपको पता होगा कि रोज़ा जो होता है, रमज़ान का जो रोज़ा होता है 30 दिनों का होता है, और उसी की बात इसमें की गई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। तो ये जो है स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। देखें कि कौन सी कहानी की स्टेटमेंट है, तो ईदगाह कहानी की स्टेटमेंट है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसकी रचना 1933 में हुई थी। यह कहानी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी थी। तो यह भी पूछा जा सकता है, ईदगाह जो कहानी है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो उर्दू में लिखी गई थी। इसमें एक अनाथ बालक जिसका नाम क्या है, हामिद की कहानी बताई गई है। तो अनाथ बालक का नाम क्या है, हामिद, और उसकी दादी का नाम क्या है, अमीना। तो ये जो पात्र हैं इनको आप याद कर लीजिए, और भी इसमें बहुत सारे पात्र हैं। वहीं देखिए, प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, 1936 में इनके देहांत हो गया। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया। देखिए, इन्होंने न्यूज़पेपर जागरण में काम किया, और जो साहित्यिक पत्रिका थी हंस, इसमें भी संपादक के कार्य पे कार्यरत रहे। वहीं देखिए, अगर हम प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं देखें तो सेवा सदन 1918 ईस्वी की रचना है, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी की रचना है, रंगभूमि 1925 ईस्वी की रचना है, निर्मला 1925 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए, कायाकल्प 1926 ईस्वी की रचना है, प्रतिज्ञा 1927 ईस्वी की रचना है, गबन 1928 ईस्वी की रचना है, कर्मभूमि 1932 ईस्वी की रचना है, गोदान 1936 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी की सारी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अपना अपना भाग्य जो रचना है जैनेन्द्र की रचना है। कहानी विधा है। अगर हम इसके पात्रों को देखें तो देखने को मिलेगा कि लेखक है, लेखक का मित्र है, और 10 वर्षीय बालक है, जिसमें जो बच्चा होता है वो कैसे ठंड के कारण मर जाता है। तो इसमें इसका वर्णन किया गया। देखिए, कहानी द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो देखिए, जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं अगर आपको मनोविज्ञान में इंटरेस्ट हो तो।
और देखिए आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके जो पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, तो पूछा जा सकता है चंपा और बुद्धगुप्त कौन सी कहानी के पात्र हैं या कौन से रचनाकार के पात्र हैं, तो आप बता सकते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना जो रचना है इनकी क्या नाम है आकाशदीप, उसके पात्र हैं। वहीं देखिए राही, राही कहानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और इसके पात्र हैं अनीता है, राही है, और इसमें जो दो मुख्य पात्र है वो यही है। तो आप जो है इसको देख सकते हैं। राही जो है एक गरीब स्त्री है जो अपने बच्चों को पेट पालने के लिए चोरी करती है और जेल भी जाती है। वहीं अनीता जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है, स्त्री है, और ये मतलब स्वतंत्रता सेनानी और देश मतलब एक आंदोलन करता है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम विषय देखें तो जेल का परिवेश है, गरीबी के कारण विवश माँ द्वारा चोरी करने पर जेल की सजा का वर्णन है जो कि राही को मिलती है। गरीबों की सेवा की वास्तविक देशभक्ति है, यह संदेश चित्रित किया गया है। और देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित है। इस कहानी में प्रेमचंद का देश प्रेम साफ झलकता है। अगर हम इसके प्रमुख पात्रों को देखें तो प्रमुख पात्र हमें देखने को मिलते हैं दिलफरेब और दिलफिगार। तो दिलफरेब जो है स्त्री पात्र है और दिलफिगार जो है पुरुष पात्र है, मतलब यही इसी के नायक और नायिका हैं। और देखिए रचना और लेखकों की अगर बात करें तो गुलबहार रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी की रचना है। कुंभ में छोटी बहू बंग महिला की रचना है जिसको हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद कर लीजिए ये जो रचनाएं हैं इनकी है गुलबहार। देखिए गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी कृत एक लघु उपन्यास है जो कि ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। वहीं देखिए 11 वर्ष का समय जो प्रकाशन है 1903 में हुआ था, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। कहानी विधा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में अपनी इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी के दावेदारों में सम्मिलित किया है। और बात करें तो पंडित और पंडितानी कहानी विधा में लिखा गया 1903 में इसका भी प्रकाशन हुआ है। और कुंभ में छोटी बहू तो 1906 में इसका प्रकाशन हुआ है और बंग महिला की ये रचना है। और देखें तो परिंदे कहानी संग्रह जो है निर्मल वर्मा का है और इसका प्रकाशन 1957 में हुआ है हंस पत्रिका में। परिंदे कहानी संग्रह 1969 ईस्वी। और देखिए परिंदे जो कहानी है उसका प्रकाशन 1957 में हुआ हंस पत्रिका में, लेकिन इस कहानी का जो संग्रह है वह 1959 ईस्वी में हुआ है। मुख्य पात्र अगर हम देखें तो लतिका जो कि नायिका है, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, ये सारे इसके मुख्य पात्र हैं। अगर गौण पात्र देखें तो मेजर गिरीश जो लतिका का प्रेमी और मेजर रह चुका है, मतलब सेना में था, नेगी, और करीमुद्दीन जो कि एक चपरासी है, मिस वुड जो कि प्रिंसिपल है, फादर एडमंड, और जूली जो कि वो छात्र है, और सुधा भी छात्र है। अगर हम देखें मुख्य तो सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नीति की पड़ताल करती हुई यह कहानी है परिंदे। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्यापक अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार का प्रक्रिया में बहुत ही उदास और टूटे हुए हैं। किसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। तो ये जो रचना है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रचना है, मैंने पढ़ी है, तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इसमें आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। अगर हम निर्मल वर्मा की बात करें तो 1929 में इनका जन्म हुआ, 2005 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जलती झाड़ी 1965 ईस्वी की रचना है। पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी की रचना है। बीच बहस में 1973 ईस्वी की रचना है। कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी की रचना है। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी की रचना है और माया दर्पण इन्हीं की रचना है।
तो निर्मल वर्मा से संबंधित जो भी तथ्य हैं आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो हैं आजकल आधुनिक रचनाकारों से ही सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में कहानी से संबंधित फ़िलहाल मेरे पास इतने ही तथ्य हैं, और तथ्य अगर मुझे कहानी से संबंधित मिलते हैं तो मैं आपके लिए लाऊंगा और चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। फ़िलहाल मेरे पास इतने ही तथ्य हैं। मैंने और भी तथ्यों का संकलन किया है, लेकिन उनको मैं सही से लगा नहीं पाया हूँ, इसलिए मैंने उन्हें अभी छोड़ दिया है। तो आप साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़े रहिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। उसके लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। ये जो टाइम है रिवीजन का है और प्रैक्टिस का है, तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ों को करते रहिए, तो आप एक ही बार में नेट JRF हो जाएंगे। तो कोशिश करते रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा न्यू वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, और आप साहित्य गुरु चैनल के साथ ही अपना नेट JRF क्वालिफाई कर ले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए तथ्यों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।